हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो मैं हूं आपका दोस्त बच्चों डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटे रिसर्च एकेडमी लातूर बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं मैं आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों। तो आज का हमारा विषय है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हड्डियां बच्चों, हड्डियां। लोकोमोशन चैप्टर में आप देखते होंगे कि 50% चैप्टर में मसल की थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो दी गई है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है और उसमें से क्वेश्चन आती ही है नीट एग्जाम में। और आधे हिस्से में बोन्स के नाम, उनके एक दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जॉइंट्स एंड देन डिसऑर्डर्स, ये दिया हुआ है। चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चों, ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़िए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में बेटा, तो उसके हिसाब से आप उसको रीड करेंगे। अब इसमें कुछ कुल मिला के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 14 क्वेश्चंस दिए हुए जिसको आज हम पढ़ने वाले, लेकिन मैं उसमें हर एक ऑप्शंस को और हर एक चीजों को जहां जहां मुझे जरूरत पड़ती है उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चे, अपना सफर अब आगे के लिए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बच्चों। ध्यान इधर रहेगा, सबका बोर्ड की तरफ ध्यान रहेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा बच्चों। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन बच्चों, पढ़िए। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब यार सर, ये बायोलॉजी में यही क्वेश्चन होते हैं, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, असर्शन एंड रीजन। तो यही तो है बेटा बायो का पैटर्न, इसमें यही सब कुछ आने वाला है। अगर आप बहुत जल्दी समझ जाओ कि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको मैं प्रैक्टिस करूं मैक्सिमम, तो आपका स्कोर भी मैक्सिमम रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पढ़ने के लिए बहुत टाइम जाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मतलब जनरली क्या होता है, जब आप पहला ऑप्शन मैच कर रहे हो, जैसे अपन मैच करेंगे, चलिए देखते हैं बेटा। फास्ट मसल फाइबर्स, अब इधर किसके साथ मैच हो रहा है? तो मेरे हिसाब से मैच हो रहा है टू द लैक्टिक एसिड। किसके साथ मैच हो रहा है बेटा? टू द लैक्टिक एसिड। सर ऐसा क्यों? मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन A = 2 हो गया, तो मैं तुरंत नीचे ऑप्शन में देखूंगा A = 2 कहां पे आ रहा है। तो सर B और C में आ रहा है, मतलब मेरे लिए A और D ऑप्शन क्या हो गए सर? उड़ गए लिस्ट में से। तो मेरे लिए B और D में से ढूंढना है। अब चलिए अगला देखते हैं। B स्लो मसल फाइबर = 1 मायोग्लोबिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्टिन फिलामेंट आई बैंड में आता है और सार्कोमियर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो अब देखो A = 2, B = 1, ये यहां तक सही था, दोनों सेम है। अब C पे डिसाइड होगा, C क्या था? एक्टिन फिलामेंट, तो 4th आएगा आई बैंड। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो बेटा मेरा ये बताने का तरीका था, मैंने अभी जस्ट आपको क्या पढ़ाया कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो मेरे ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप उसको पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट देखिए। अगर मैं जब A = 2 मुझे लगा और चारों ऑप्शन में A = 2 अगर एक ही होता तो जनरली आगे के ऑप्शन पढ़ के कोई मतलब नहीं, फास्ट टिक कर लेना, क्योंकि वो गलत होने वाला नहीं रहता, क्योंकि बाकी के ऑप्शन उससे वैसे ही मैच नहीं कर रहे। लेकिन जो पहला ऑप्शन आपने मैच किया है वो 101% करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें गलती रही तो फिर सब गलत हो जाएगा, इसलिए 100 बार सोचना है पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है। चलो अब इसको मैं एक्सप्लेन किया देता हूं बेटा। तो सर ये आंसर ऐसे कैसे आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट मसल फाइबर बच्चों, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? आपके एनसीईआरटी बुक में देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्केलेटल मसल। एक होता है बच्चों रेड मसल और एक होता है व्हाइट मसल। तो सर ये रेड एंड व्हाइट क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बहुत आसान है। मसल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन का ही छोटा भाई छुपा हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन का छोटा भाई बच्चों, दैट इज अ मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है और रेड कलर का भी होता है। अब देखिए नाम, रेड मसल एंड व्हाइट मसल। तो यहां पर एकदम क्लियर हो गया बेटा कि यहां पे आपको रेड मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा मिलने वाला है। मायोग्लोबिन इज मोर, दैट्स व्हाई द कलर इज रेड, ठीक है। अब सर व्हाइट मसल में आप एक तो मायोग्लोबिन क्या लिख दो? लेस, या तो क्या लिख दो? एब्सेंट। अब मायोग्लोबिन की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? मैंने अभी आपको सिखाई। मायोग्लोबिन की प्रॉपर्टी थी ऑक्सीजन स्टोर करना। तो मायोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है तो यहां पे कौन से टाइप का रेस्पिरेशन रहेगा बेटा मसल्स में? एरोबिक, क्योंकि भरपूर ऑक्सीजन है सर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। और यहां पे मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है या एब्सेंट है, तो यहां पे कौन सा रेस्पिरेशन रहेगा बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। कौन सा रहेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। अब सर माजरा ये है कि इधर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इधर वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा?
तो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन में जब जब आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो तो वेस्ट जनरेट होता है CO2, और जब जब आप एनेरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो चांसेस, मतलब मसल्स के अंदर चांसेस है वेस्ट जनरेट होने की, दैट इज योर लैक्टिक एसिड। अब सर ये मैंने उसकी शॉर्टकट थ्योरी बताई। देखो बेटा नाम से यार, रेड बोले तो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो एरोबिक, मतलब ये ऐसी थ्योरी बनती है बेटा। अब रेड मसल को हम लोग जनरली बोलते थे सर स्लो मसल फाइबर्स, क्योंकि दे आर स्लो इन एक्शन, आराम से काम करते हैं। एंड व्हाइट मसल्स को जनरली हम लोग बोलते हैं फास्ट मसल फाइबर्स, बिकॉज दे आर रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन। अब वही क्वेश्चन अपने को पूछा गया था बच्चों, तो अब चलिए इसको हम लोग देख लेते बेटा, थोड़ा स्क्रीन इधर ले लेते। चलो अब ध्यान दो बच्चों, समझ में आएगा आपको क्लियर कट। अब देखो अपने पास क्या है, फास्ट मसल फाइबर्स। तो फास्ट मसल फाइबर कौन से, व्हाइट वाले, तो सर इसमें टेंशन की बात ही नहीं है। अब व्हाइट वाले फास्ट मसल फाइबर है तो इसका मतलब वहां पे क्या जनरेट हो रहा है सर, लैक्टिक एसिड। अब स्लो मसल फाइबर्स मतलब रेड मसल फाइबर, तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है बेटा, मायोग्लोबिन। एक्टिन फिलामेंट, अब ये सार्कोमियर का कंसेप्ट है सर। सार्कोमियर जनरली डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन, और ये एक आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। ये क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। जनरली सार्कोमियर को अपन जनरली जब पढ़ते हैं ना बेटा, मसल्स का कट सेक्शन, तो उसके अंदर बहुत कुछ आता है। तो पहले उसके अंदर मायोफिब्रिल आता है, फिर उसके अंदर सार्कोमियर आता है, 2 जेड लाइन होती है और उसके बीच में ना फिलामेंट्स अरेंज किए जाते हैं, और वो प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं बेटा, जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। क्या होता है बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन फिलामेंट से पूरा आई बैंड बनता है, ये बात पक्की है, और सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। क्लियर है बच्चों? सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ठीक है, सो रेड और व्हाइट मसल की थ्योरी मैंने बता दी, सार्कोमियर की थ्योरी ज्यादा नहीं बताई क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है बच्चों। एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड, ये आपको याद रखना है, और ए बैंड में क्या रहेगा वो भी बता के रखता हूं। ए बैंड दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, तो आई बैंड एक्टिन, ए बैंड मायोसिन, ये आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन याद रखना है बच्चों। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल, रिब्स आर अटैच टू, मतलब आपकी जो रिब्स है, ये जो हड्डियां होती है रिब्स आर अटैच टू, सर सामने स्टर्नम बोन को अटैच है, और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम, उसमें भी थोरैसिक वर्टिब्री। तो रिब्स 2 जगह अटैच है, सामने से स्टर्नम बोन और पीछे से थोरैसिक वर्टिब्री। लेट्स सी इधर क्या ऑप्शन है, स्कैप्यूला, स्टर्नम, क्लैविकल, इलियम। काम खत्म सर, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज व्हाट, स्टर्नम। तो बेटा स्टर्नम एक सामने की ये हड्डी, आप इसको टच करके देखो बेटा, ये जो सामने की हड्डी है आपकी स्टर्नम बोन, दैट इज अ फ्लैट बोन, और ये बोन का काम ये रहता है रिब्स को अटैचमेंट देना। रिब्स पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होंगी, और पूरा आपका थोरैसिक केज मतलब चेस्ट कैविटी, चेस्ट को बनाने का ये लोग काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस, मतलब दैट इज द फर्स्ट वर्टिब्री, एंड द एक्सिस, दैट इज द सेकंड वर्टिब्री। अब थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करता हूं बेटा। एटलस, इसको हम लोग बोलते हैं C1, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, और एक्सिस इसे मैं बोलूंगा दैट इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, दैट इज अ C2। आपके इधर नेक रीजन में होता है, नेक रीजन की वर्टिब्री को सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर की वर्टिब्री है C1 एटलस, और दूसरे नंबर की वर्टिब्री है C2 एक्सिस। अब एक्सिस की खासियत होती है दे हैव अ पेग लाइक प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नाम होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। एमसीक्यू, ओडोंटॉइड बोले तो जैसे आपके दांत की तरह एलिवेशन, ओडोंटॉइड प्रोसेस। अब ये याद रखिए, ओडोंटॉइड प्रोसेस एमसीक्यू में आता है, एक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक है। अब एटलस होती है लाइक अ रिंग, ऐसा रिंग होता है एटलस वर्टिब्री, और उसके नीचे ये जैसे थंब है, तो इसको समझ लो, ये देखो बेटा, ये है आपका C2 एक्सिस, इसमें ये है थंब लाइक प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, और ये है आपकी क्या, या ऐसा पकड़ लो, ये क्या है आपकी C1 वर्टिब्री। अब ये दोनों में ऐसा जॉइंट बनता है, C1 C2 ऐसा जॉइंट बन गया। अब सर ये जो C1 है एटलस, वो इस ओडोंटॉइड प्रोसेस के आजू बाजू रोटेट होती है। क्या होती है बेटा, रोटेट होती है, और रोटेशन के वजह से अब ये C1 के ऊपर, एटलस के ऊपर जो कुछ भी रखा जाएगा,
जैसे क्या रखा जाएगा, हेड, पूरा स्कल रखा हुआ है बच्चों, पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, स्कल। आई विल एक्सप्लेन यू, ध्यान देंगे। मान लेते कि ये हमारा स्कल है, स्कल, ये ढक्कन, ठीक है। अब सर ये है C2 एक्सिस वर्टिब्री ओडोंटॉइड प्रोसेस, और ये C1 इसमें ऐसा बैठा हुआ है, और सर ये C1 के ऊपर बैठा हुआ है आपका पूरा सर, मतलब दैट इज योर स्कल। तो ये ऐसा कुछ जॉइंट बन रहा है, अरे 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 सर गिर गया, ओह सॉरी, ये ऐसा बैठा हुआ है। अब सर जब आपका ये घूमेगा, मतलब नीचे की हड्डी कांस्टेंट रहेंगी C2, ऊपर की हड्डी जो C1 है वो घूमेंगी, रोटेट करेंगी अराउंड दिस ओडोंटॉइड प्रोसेस, और जब ये ओडोंटॉइड प्रोसेस के आजू बाजू रोटेट करेगी तो ऊपर जो स्कल अटैच है वो भी रोटेट करेगा। मतलब सिंपल बेटा, आप अपने सर को ऐसे घुमा के देखिए स्कल को, ये जो रोटेशनल ज्वाइंट है, इट इज, ये जो रोटेशन हो रहा है स्कल का, इट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है उसके हिसाब से कहा जा रहा है बच्चों। तो बेटा अब ये जो जॉइंट है ये कौन सी वैरायटी को बिलोंग करता है, दैट इज अ पाइवॉट। पाइवॉट जॉइंट, दैट मीन्स अ रोटेशनल जॉइंट। पाइवॉट जॉइंट का और एक नाम क्या रहता है बेटा, रोटेशनल। तो बेटा एक्सिस के आजू बाजू एटलस रोटेट हो रहा है, मतलब नीचे वाली हड्डी कांस्टेंट है, ऊपर वाली हड्डी रोटेट हो रही है, और इस ऊपर वाली हड्डी के ऊपर स्कल रखा हुआ है। तो अगर ये हड्डी घूमेंगी तो उसके साथ स्कल भी घूमेगा, उसके साथ स्कल भी घूमेगा। सो दैट इज अ वेरी फेमस पाइवॉट जॉइंट। द फोर्थ क्वेश्चन इज एटीपेज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एटीपेज बच्चों बोले तो एंजाइम है। अब वो एंजाइम होता है जनरली किसके अंदर, मायोसिन के अंदर। इन विच, मायोसिन। क्यों सर, देख बेटा, खाना खाकर पेट भरता है कि खाने को देखकर पेट भरता है? सर खाना खाकर। तो वही कहानी यहां पे है कि आपके मसल को अगर कॉन्ट्रैक्शन करना है तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी आप देंगे थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी आएगा। लेकिन एटीपी का आना ये मतलब नहीं कि एनर्जी मिल गई। मतलब सर खाना देखकर, मतलब एटीपी को देखकर तो एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना खाना पड़ेगा, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो सेम हैपेंस विद द एटीपी। आपको एटीपी को ब्रेक करके उसमें से एक फॉस्फेट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और तब जाके आपका मसल कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में जाएगा। इसका मतलब अगर एटीपी को ब्रेक करना है ऑन द रैपिड रेट तो आपको एंजाइम की गरज पड़ने वाली है। तो बेटा वो छोटी सी रिएक्शन है कि एटीपी in the presence of enzyme ATPase, ठीक है, gives you ADP plus PI. PI means inorganic phosphate. तो बच्चों यहाँ पे एकदम क्लियर है कि अपने को छोटी सी एनर्जी चाहिए थी और वो अपने को मिल गई, और उसी एनर्जी के भरोसे पे हम लोग अब क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो याद रखना, मायोसिन के हेड में एटीपेज एंजाइम के सॉकेट होते हैं, जहां पे एटीपी जाके अटैच होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, और फिर मायोसिन जाके एक्टिन को अटैच होता है। मायोसिन जाके एक्टिन को अटैच, ये देखो बेटा मैं हैंड मूवमेंट से बताता हूं। इस तरह से अरेंजमेंट होती है एक्टिन और मायोसिन की। मेरा ऊपर का हाथ बच्चों एक्टिन, मेरा नीचे का हाथ बच्चों मायोसिन। फिर से बोलिए, ऊपर का हाथ बच्चों एक्टिन, नीचे का हाथ बच्चों मायोसिन। अब मायोसिन का जो हेड होता है ऐसा ऑब्लिक होता है, ये हेड ऑब्लिक है। अब एक्टिन में सॉकेट्स होते जिसको मायोसिन जाके अटैच होगा, मायोसिन जाकर अटैच होगा, एक्टिन नीचे नहीं आएगा, मायोसिन ऊपर जाएगा। लेकिन मायोसिन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी लगती है, तो इसलिए मायोसिन के हेड में हमने कौन सा एंजाइम रखा है बच्चों, एटीपेज, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी आएगा, इस हेड में जाएगा, फिर वो एंजाइम इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये ऊपर जाके अटैच होगा। और जैसे इन दोनों के बीच में ब्रिज बनता है, एक्टिन मायोसिन ब्रिज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज। तो ये उसको ऐसा स्लाइड करेगा, ये ऐसा स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। याद रखना, एक्टिन इज स्लाइडिंग, एक्टिन इज स्लाइडिंग, मायोसिन नॉट। एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, लेकिन एक्टिन अपने आप स्लाइड नहीं होता है, उसे मायोसिन खींच रहा है, उसे मायोसिन खींच रहा है, उसे मायोसिन खींच रहा है। दिस इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी, बहुत ही अच्छी थ्योरी, लेकिन बहुत बड़ी है, तो इसलिए अभी मैं उसमें नहीं जा सकता हूं। तो अपन यहां पे इसका आंसर इस पे सेटल करते हैं मायोसिन के ऊपर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। सिंपल है सर हम लोगों में कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्री छोटी छोटी हड्डियां एक के ऊपर एक रख के एक कॉलम तैयार करते हैं बच्चों। अब इस कॉलम के अंदर जो हड्डियां रखी गई है उनके बीच में एक सॉफ्ट डिस्क लगाई जाती है फाइब्रस कार्टिलेज की। कौन से कार्टिलेज की? फाइब्रस। तो बेटा जो
जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो सबसे पहले बनी है फाइब्रस कार्टिलेज की। तो ये भी एमसीक्यू कभी ना कभी बनेगा कि विच कार्टिलेज, तो दैट इज अ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि यहां पे ऐसा मैं वर्टिब्री रख रहा हूं, एक वर्टिब्री, दूसरी वर्टिब्री, तीसरी वर्टिब्री, चौथी वर्टिब्री, ऐसे कुल मिला के एडल्ट में 26 वर्टिब्री होते और छोटे बच्चों में 33 वर्टिब्री होते, 33। अब सर इनके बीच में, ये हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो करके इसके बीच में क्या लगाई जाती है, एक डिस्क। क्या लगाई जाती है बच्चों, डिस्क। So this is nothing but your intervertebral disc, which is very useful and very good, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा और आपका वर्टिब्रल कॉलम बहुत अच्छे से काम करेगा। आपने कभी शायद से एक बीमारी सुनी होगी, स्लिप डिस्क। कभी कभी ये डिस्क सरक जाती है और दोनों हड्डियां एक दूसरे को टच करती है, विच क्रिएट्स अ फ्रिक्शन, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द बैक। ठीक है, तो बेटा ये होता है, लेकिन अभी हम बीमारी में नहीं जाएंगे, अपन सीधा सीधा आंसर पे जाएंगे। सो योर आंसर इज मैमल्स। क्या आंसर है बच्चों, मैमल्स आंसर आने वाला है इसका। सो इट इज वेरी करेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते थोड़ा। अब चलिए सर, आ ही गया, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे थे तो उसके बारे में आ ही गया। Which one of the following is showing the correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human beings? सीक्वेंस ढूंढनी बेटा वर्टिब्रल कॉलम की। मैं बच्चों को यह कहता हूं कि जैसे घर बनाते समय हम लोग पिलर्स बनाते, कॉलम्स, तो वैसे बॉडी बनाते समय भी हमने पिलर बनाया, कॉलम, जिसपे हमारी बॉडी पूरी खड़ी हुई है। अब हमने कॉलम एक ही बनाया बॉडी में, और घर बनाते समय बहुत सारे बनाते। तो ये एक कॉलम जो पीछे से लगाया गया सेंटर में, अगर मैं उसको खींच लूं बेटा तो आपकी पूरी हड्डियां धड़ 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 नीचे बिखर जाएंगी, गिर जाएगी, क्योंकि उस वर्टिब्रल कॉलम को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी सारी हड्डी अटैच होती है। अब सर वर्टिब्रल कॉलम जो बना है वो एक सिंगल रॉड नहीं है, उसमें छोटी छोटी वर्टिब्रीज लगा के पूरी लाइन से लगा के कॉलम तैयार किया गया। अब सर आपका वर्टिब्रल कॉलम ये गर्दन से लेकर, मतलब नेक से लेकर नीचे तक है, टू योर बॉटम, टू योर बिटवीन द बटक्स, वहां तक है सर। तो वो कॉलम में जितनी भी वर्टिब्रीज थे उनको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया। जैसे गर्दन में जो है नेक रीजन, उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। नेक रीजन में क्या बोलते हैं बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्री। चेस्ट रीजन में पीछे की तरफ से बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। फिर सर अपर एब्डोमेन, डायफ्राम और बेली बटन, ये डायफ्राम होता है बच्चों और बेली बटन को बोलते हैं अपर एब्डोमेन, उसमें होती है लंबार वर्टिब्री। फिर लोअर एब्डोमेन में होती है सैक्रल, और सबसे नीचे एनल ओपनिंग के पास होती है कॉक्सीजियल वर्टिब्री। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं अलग से एक बार लिखा दूं बच्चों कि वर्टिब्रल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मैं चाहता हूं कि वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली बेटा, अगर मैं बात करूं नेक रीजन गर्दन में, तो वो वर्टिब्रीज को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रीज, और वो कुल मिला के होती है 7। फिर हम चेस्ट में आ गए। चेस्ट में सबसे ज्यादा वर्टिब्री होती है, उन वर्टिब्री को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री, दैट इज टोटल 12। फिर सर अपर एब्डोमेन, डायफ्राम के नीचे और बेली बटन के ऊपर, सो इसको हम लोग बोलते हैं लंबार वर्टिब्री। लंबार वर्टिब्री कुल मिला के होती है 5। फिर लोअर एब्डोमेन, दैट इज अ पेल्विक रीजन, राइट, इसमें होती है सैक्रल वर्टिब्री, ये होती है 5। और सबसे लास्ट में टेल रीजन, एनल ओपनिंग के पास का अपने, उसको हम बोलते हैं कॉक्सीजियल जोन, और कॉक्सीजियल वर्टिब्री वो कुल मिला के होती है 4। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का एडिशन करूं तो अभी ये कितनी वर्टिब्री हो रही है, 33 वर्टिब्रीज हो रही है। कितनी हो रही है बेटा, 33। लेकिन 33 वर्टिब्री छोटे बच्चों में होती है। अब छोटे से जब हम बड़े हुए तो इसमें से कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो गए और कुल मिला के वो कम हो गए सर। मतलब सर अब इनमें से कौन सी वर्टिब्री आपस में फ्यूज होने लायक है, तो ये एक सैक्रल वर्टिब्री, ये जो है बेटा एक सैक्रल वर्टिब्री, जो 5 थे, अब ये पांचों की पांचों सर फ्यूज हो जाएंगे। सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज होके एडल्ट में एक ही बनता है सैक्रम, सिंगल, और जो कॉक्सीजियल वर्टिब्री 4 है वो भी अडल्ट में फ्यूज होके एक सिंगल बनाते, दैट इज कॉकिक्स 1। तो मतलब ऊपर का सेम है 7, 12, 5, नीचे 1, 1 हो गया। अब इसके हिसाब से क्या होता है बच्चों, वर्टिब्रल फॉर्मूला डिसाइड होता है। ठीक है, अब वो क्या रहेगा सर, जैसे मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं हम लोग।
अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला देखिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं छोटे बच्चों की, इन केस ऑफ चिल्ड्रन, तो वर्टिब्रल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी C7 T12 L5 S5 CO4। ध्यान है बच्चों, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजियल 4, तो टोटल 33। और अगर यही चीज मैं अपने में देख रहा हूं, आप में और मेरे में, अडल्ट में, ठीक है, तो C7 T12 L5 यहां तक एकदम करेक्ट है। लेकिन इसके आगे सैक्रम के 5 फ्यूजों के क्या बन गया 1, और कॉक्सिजल के 4 फ्यूजों के क्या बन गया 1। तो सर ऊपर 33 थे, अब नीचे कितने हो गए सर 26। अब आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है। सर क्वेश्चन में आ गया एक्सप्लेन द ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला, ना बच्चे की एज दी गई है ना अडल्ट का कुछ बोला गया है, तो आप दोनों फॉर्मूले ढूंढना, जो मिले वो टिक कर लेना, क्योंकि दोनों में से कोई तो भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे किसी को कोई गड़बड़। अब सर चलो इसकी बात निकली है तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन किए देता हूं, ठीक है। अब सर इसमें एमसीक्यू कैसे आते हैं, विच वन इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री, तो आंसर इज लंबार। दिस इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़े होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, तो दिस इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री लंबार। कॉक्सिजियल वर्टिब्री, ये जो कॉकिक्स है, इसको बोलते हैं हम टेल वर्टिब्री। अब पूंछ तो हमारे पास है नहीं सर, इवोल्यूशन में हट गई, तो अब ये वर्टिब्री हमारे कुछ भी काम की नहीं, दैट इज अ वेस्टिजियल वर्टिब्री। तो बेटा यहां तक समझ में आया। तो कुछ एमसीक्यू थे जो मैंने आपके सामने ला दिए वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड, क्वाइट सिंपल। तो चलिए हमारे प्रश्न पे फिर से आ जाते हैं हम लोग। तो सर अब बताइए आंसर क्या रहने वाला है। तो सीक्वेंस है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिजल। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका रहने वाला है बेटा, CTLSCO, ये आपका आंसर रहेगा। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान पूरा मेरे तरफ रहना चाहिए। बहुत आसान बात चल रही है और बहुत सिंपल बातें चल रही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। चलो आ गया, करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढना है, और चारों भी ऑप्शन में देख रहा हूं तो सबके सब जॉइंट्स के, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। हिंज जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये आपके हाथ की हड्डी ह्यूमरस होती है और पीछे स्कैप्यूला होता है पेक्टोरल गर्डल। इनके बीच में ये जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं शोल्डर, और ये शोल्डर जॉइंट जनरली बॉल एंड सॉकेट होता है, हिंज नहीं होता है। तो पहला ही इनकरेक्ट है, मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। इनकरेक्ट ढूंढना था ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में किसी ने पूछा कौन सा जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। पाइवॉट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, अब भी अपन पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए, पाइवॉट मींस अ रोटेशनल जॉइंट, अपने स्कल का जो रोटेशन है वो एटलस और एक्सिस की वजह से। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पे स्लिप हो रही है। मान लो ये मेरे दो हाथ है, दोनों हड्डियां, नीचे की हड्डी ऊपर की हड्डी, तो ये हड्डियां एक दूसरे पे ऐसी स्लिप होती है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट। जनरली वो कार्पल्स एंड टार्सल्स के बीच में मिलती है, कार्पल्स एंड टार्सल्स के बीच में मिलती है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब, में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा कि ये कौन सा कार्पल है। तो ये कार्पल है बेटा आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, और मेटाकार्पल तो थंब का बोला गया। तो पहले ध्यान देंगे, आपकी जो कलाई होती है रिस्ट, रिस्ट में आपकी होती है 8 हड्डियां, तो उसमें एक हड्डी, मतलब वो 8 हड्डियां होती है कार्पल्स। क्या होती है बेटा, कार्पल्स। अब बेटा वो कार्पल्स में एक होता है ट्रेपेजियम, छोटी सी हड्डी, और ये जो अंगूठा है बच्चों, इसकी ये जो हड्डी है नीचे वाली, ऊपर उंगली की नहीं बोल रहा हूं, ये जो नीचे वाली हड्डी इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। कार्पल्स, और ये जो हथेली होती है, हथेली के अंदर जो हड्डियां होती है मेटाकार्पल्स। हथेली की हड्डियों को पीछे से देखना पड़ता है, यहां से हड्डियां फील होती है, और ये जो उंगलियां है ये हड्डियां अलग होती है, इन्हें बोलते हैं फैलेंजेस, सिंगम जॉइंट, फैलेंजेस। तो फिलहाल इसकी बात नहीं चल रही है, बात चल रही है ये हड्डियों की और नीचे के जो छोटे छोटे हड्डियां उनके बीच के जॉइंट की। तो ये जो अंगूठा है ये यहां पे ट्रेपेजियम के साथ, बच्चों यहां पे ट्रेपेजियम है, इसके साथ जॉइंट बना रहा है, जहां पे मैंने फिंगर टच किए, दैट इज अ जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द ट्रेपेजियम। इसके अब ये जॉइंट की खासियत क्या है सर, ये जॉइंट की वजह से तुम्हारा अंगूठा जो है, थंब है, वो अपोजेबल हो रहा है। थंब क्या हो रहा है, अपोजेबल। अपोजेबल थंब का मतलब होता है कि ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में जाके इस उंगली को टच कर सकता है। अरे वाह, तो सर फायदा, बहुत फायदा है, इससे तो ग्रिप आता है हाथों में, ग्रिपिंग पावर। तो अंगूठा अपोजेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अपोजेबल थंब हो गया सर, जिसके वजह से हमारे हाथों में ग्रिप आ गई।
सर इतना खुश क्यों हो रहे? तू पैरों को देख ले, क्या तेरा पैर का अंगूठा अपोजेबल है? क्या तेरा पैर का अंगूठा छोटी उंगली को टच कर सकता है? नहीं। तो तेरे पैरों में ग्रिप है क्या? नहीं। तेरे हाथों में ग्रिप है बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द ट्रेपेजियम, और उसे हम लोग बोलते हैं सैडल जॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चा? सैडल जॉइंट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? तो बेटा एक्सप्लेन कर दिया। आंसर तो आपका ए था, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर था क्योंकि अपने को इनकरेक्ट ढूंढना था और बाकी तीनों भी क्या थे बच्चों? करेक्ट थे। चलो, जॉइंट से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन था। अगला भी वही क्वेश्चन है। नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ, मैं सीधा आंसर बता रहा हूं, दैट इज अ हिंज। कैसे? ये देख बेटा, ये एल्बो जॉइंट है, तो ये हिंज कैटेगरी में क्यों बोलते हैं? हिंज जॉइंट जनरली वन वे में काम करते हैं, जैसे ऐसा आ रहा है और ऐसा जा रहा है 180 डिग्री में, 180 डिग्री, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस। और ये जो एल्बो जॉइंट है ये दो हड्डियों में बनता है। ऊपर की हड्डी होती है ह्यूमरस और नीचे की हड्डी होती है अल्ना। ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बना है हिंज, और वैसी नीचे नी जॉइंट। नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। जैसे यहां मूवमेंट हो रहा है तो नी में भी मूवमेंट होता है इन अ वन वे डायरेक्शन, दैट इज अ 180 डिग्री, और उसमें बनता है फीमर और टिबिया के बीच में। मैं आपको हड्डियों के नाम जरूर बता दूंगा क्योंकि एमसीक्यू में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। एल्बो जॉइंट जनरली फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ये दो हड्डियों के बीच में एल्बो बनेगा। और नी जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन टू बोन्स, दैट इज अ फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और उसके नीचे जो हड्डी रहती है टिबिया। तो ये भी याद रहना चाहिए कि ये हिंज कैटेगरी की तो है, लेकिन वो कौन सी हड्डियों के बीच में दो जॉइंट बन रहे थे, तो उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए बच्चों। चलो, समझ में आ गया? तो वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो, अब सर ये जो अगला क्वेश्चन है ये मूवमेंट से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक लोकोमोशन चैप्टर में जब आप जाते हो बच्चों, तो पहले और दूसरे पेज पे ही मूवमेंट्स के टाइप दिए हुए। तो बेसिकली इंसानों में तीन मेन टाइप होते हैं। एक होता है अमीबॉइड, एक होता है आपका सीलियरी मूवमेंट, और फिर एक होता है आपका मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट तो पूरे चैप्टर में डिटेल में दिया है। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली अमीबॉइड का है। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, मतलब मैक्रोफेजेस बोले तो डिफेंसिव सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स है, ल्यूकोसाइट बोले तो क्या है? डब्ल्यूबीसी। तो ये आपके बॉडी में यहां से वहां जाते हैं, लेकिन जाते कैसे, उनकी मूवमेंट कैसी होती है? तो उसका आंसर है बेटा अमीबॉइड मूवमेंट। क्या आंसर है बेटा? अमीबॉइड मूवमेंट। तो सर अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? बेटा जैसे अमीबा चलता है, अमीबा के अंदर चलने जैसा कुछ नहीं होता है बेटा। देखो, अमीबा के पास हाथ पैर नहीं होते। मान लो ये अमीबा है, अब सर इसको यहां से वहां कहीं तो भी जाना है, तो इसके अंदर जो जेल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ये उसकी मूवमेंट करता है। और उस प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए इसे प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट्स लगते हैं। मतलब मैंने शॉर्टकट एमसीक्यू आपको बता दिए कि अमीबॉइड मूवमेंट किसकी मदद से होता है? तो ये दो लोगों की मदद से होता है, दैट इज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म एंड द माइक्रोफिलामेंट्स। ये दो लोगों की मदद से होता है। ठीक है, तो बेटा अब सर इसकी पूरी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जेल रहता है, सॉल्यूशन रहता है, फिर वो मूवमेंट चलती है। लेकिन सर मुझे बताइए कि सर ये सेल को जिस डायरेक्शन में जाना है, ये प्रोटोप्लाज्म और वो जो छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स से प्रोटीन के बने उनको कैसे समझता है? तो बेटा जैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है, तो वैसे एक सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। तो उनका न्यूक्लियस उनको कमांड देगा और उसके हिसाब से लोग मूवमेंट करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट बोले तो बच्चों डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी बॉडी में यहां वहां घूमते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। अब चलो और बता देता हूं, आंसर तो आ गया। इंसान की बॉडी में फ्लैजेलर मूवमेंट का एक ही एग्जांपल था बेटा, दैट इज व्हाट? स्पर्म। हमारे बॉडी में फ्लैजेलास जनरली नहीं मिलते, तो एक ही एग्जांपल है स्पर्म की मूवमेंट। सीलिया हमारे बॉडी में बहुत जगह मिलते हैं, तो जैसे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रकिया में टू पासेस आउट द म्यूकस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल से मिलते हैं टू ट्रांसपोर्ट द ओवम, क्योंकि ओवम नॉन मोटाइल होता है सर। और ग्लाइडिंग मूवमेंट हमारे पास नहीं है, तो ऊपर के तीन मूवमेंट ही हमारे पास चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन? नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हड्डी की कौन सी बीमारी नहीं है? अर्थराइटिस ये बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी बीमारी है, रिकेट्स ये भी बीमारी है, सिर्फ ये नहीं है अथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैं बता दूं कि अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये आपके ब्लड वेसल की बीमारी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सर्कुलेशन चैप्टर में आपको आता है बेटा, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसमें जब ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज, उसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो अब अपने को नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन दुन्नत है, तो ये रहा। अब बाकियों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में सूजन आना, तो ये सबसे कॉमन बीमारी है और अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। दैट इज अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट अर्थराइटिस, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब में एक ही है कि जॉइंट्स में सूजन आ रही है तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स मतलब छेद और ऑस्टिया मींस बोन्स, तो हड्डियों में छेद हो रहे हैं और उसमें से कैल्शियम झड़ रहा है, ये वाली समस्या है। तो इधर शॉर्टकट में पोर्स इन बोन। और सर ये किस वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से। फीमेल्स में जनरली देखने को मिलता है आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन हार्मोन चला जाता है, हड्डियों में बारीक बारीक छेद होते हैं, हड्डियों से कैल्शियम झड़ने लगती है, हड्डियां नाजुक हो जाती है और इजीली गेट फ्रैक्चर्ड, ये प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है। रिकेट्स जनरली विटामिन डी की कमतरता, विटामिन डी डेफिशिएंसी, वो भी छोटे बच्चों में, इन चिल्ड्रन। तो विटामिन डी का क्या लेना देना था सर? अरे विटामिन डी का बहुत लेना देना है। विटामिन डी आपके हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने में मदद करता है, कैल्शियम को रिटेन करने में मदद करता है। अब छोटा बच्चा है, उसको विटामिन डी की कमतरता है, तो इसके वजह से क्या होता है, उसके खासकर जो पैर की हड्डियां रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो बेंड होना शुरू होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पैर ऐसे आपको टेढ़े दिखेंगे, बेंडिंग दिखेंगे, राइट? तो सर उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? रिकेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिकेट्स। तो बेटा ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था। अब विटामिन्स का नॉलेज थोड़ा बहुत आपके बेटा मैं बता दूं, स्कूल लेवल 10th पे भी आता है और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया 10वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से हम लोग जा रहे हैं। आपका ध्यान पूरा मुझे यही चाहिए। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो बेटा फुल फोकस से देखिए। पिक्चर कैसे फुल फोकस से देखते हो, तो इसको भी देखिए। हेडफोन लगाइए, आजू बाजू की दुनिया को छोड़ दीजिए और पूरे वीडियो पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक टीचर जब भी कोई वीडियो बनाता है तो पूरी शिद्दत के साथ बनाता है। तो वो ये चाहता है कि बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स है, वो भी पूरी शिद्दत से वीडियो देखे, ना कि भगा भगा के देखे, ना कि इधर उधर ध्यान दे के देखे। पूरा ध्यान लगा के देखो। एक ही बार देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन, Which one of the following statement is incorrect? तो इनकरेक्ट ढूंढना है बच्चों। अब सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। हार्ट मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी, ये करेक्ट है बेटा। हार्ट के एक लौते मसल है जिसमें स्ट्राइशंस भी है और वो इनवॉलेंटरी नेचर का भी है, तो ये करेक्ट है बेटा। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंटरी, हाथ और पैर के जो मसल है वो स्केलेटल मसल होते हैं। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होते हैं और वॉलेंटरी भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी, ये गलत हो गया। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर के जो मसल्स है वो एक्चुअली स्मूथ मसल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? स्मूथ। और स्मूथ मसल्स स्ट्राइटेड नहीं होते। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? नॉन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं। तो यहां पे एक शब्द चाहिए था, क्या? अनस्ट्राइटेड, तब जाके ये करेक्ट होता। तो मतलब यही तुम्हारा आंसर है बच्चों, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर अनस्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी, करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल है और स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं। जो चीज ऊपर होनी चाहिए थी एलिमेंट्री कैनाल में, बस एक अनस्ट्राइटेड यू एन नहीं आने से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बच्चे स्पीड में पढ़ते समय स्ट्राइटेड को भी अनस्ट्राइटेड पढ़ लेते और वहीं पे गलती होती है बच्चों। तो यहां तक समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे से 11th क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब ये भी क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब यहां पे सही ढूंढना है बच्चों अपने को। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट चलो ढूंढ लेते सर। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाब्यूलम ऑफ पेक्टोरल गर्डर, नहीं। मैं सबसे पहले आपको है ना इसका आंसर, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि अपन बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट की, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड है, शोल्डर जॉइंट से। तो ये शोल्डर जॉइंट सबसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, 360 डिग्री में घूमता है। देखो आप हाथ पूरा ऐसा घुमा लो, 360 में घूमता है। और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? बॉल एंड सॉकेट। दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
अब ये जॉइंट कौन सी दो हड्डियों में बनता है? सो इट इज बिटवीन ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, नो डाउट, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला बोन। कौन सी बोन बेटा? स्कैपुला। अब ये स्कैपुला बोन कौन सी होती है? पीछे ये हड्डी जो ट्रायंगुलर शेप की उसको स्कैपुला बोलते हैं, और वो पेक्टोरल गर्डल को बिलोंग करती है। कौन से गर्डल को बिलोंग करती है बेटा? पेक्टोरल गर्डल, क्योंकि पेल्विक गर्डल बोले तो आपकी कमर की हड्डी होती है, और पेक्टोरल गर्डल में आपकी स्कैपुला और सामने की ये जो हॉरिजॉन्टल बोन है क्लेविकल, ये आती है बच्चों। तो अब बच्चों क्लियर है कि इनके बीच में बन रहा है आपका क्या? शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग हमारे इस पे। अब आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाब्यूलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल। गलत। एसिटाब्यूलम जनरली होता है पेल्विक गर्डल में, नीचे हिप बोन का सॉकेट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, एकदम करेक्ट। अब भी मैंने लिखा के दिया बच्चों, ये देखो, हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनॉइड कैविटी, पेक्टोरल गर्डल, तो एकदम करेक्ट है बच्चों। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गर्डल, नहीं बेटा। एसिटाब्यूलम मतलब जो आपकी कमर की हड्डी रहती है उसका सॉकेट रहता है, तो उसके साथ आपकी फीमर बोन आर्टिकुलेट करती है और हिप जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है बेटा? हिप जॉइंट। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेल्विक, नहीं पेक्टोरल गर्डल आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो बी आपका आंसर है, और अपने को ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना था तो हमने ढूंढ लिया बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मसल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस एंड इनवॉलेंट्री नेचर, तो बेटा इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं अभी। हाँ, क्या होता है हमारे बॉडी में तीन टाइप के मसल होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल, और एक होता है कार्डियक मसल। ऐसे तीन टाइप के मसल होते हैं और तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर जनरली स्ट्राइटेड एंड वॉलेंटरी इन नेचर। कैसा नेचर है? वॉलेंटरी। स्मूथ मसल्स आर जनरली अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइशंस बोले तो वो अंदर बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड, उसकी वजह से स्ट्राइशंस आते हैं। एंड इनवॉलेंटरी, स्मूथ मसल हमारी नहीं सुनने वाले, वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। ठीक है, अब सर कार्डियक मसल में ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों मसल की एक एक प्रॉपर्टी है। जैसे कार्डियक मसल इज स्ट्राइटेड, तो ये प्रॉपर्टी उसने किसकी लिया? स्केलेटल मसल की। एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी ऑल्सो, मतलब तुम्हारा जो दिल धड़क रहा है बच्चों, वो तुम्हारी मर्जी से नहीं धड़क रहा है, वो अपने आप धड़क रहा है। दैट इज अ इनवॉलेंटरी नेचर, जो इसकी प्रॉपर्टी स्मूथ मसल की। तो बेटा अब अपने को वही ढूंढना था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस एंड इनवॉलेंटरी नेचर। स्ट्राइटेड भी है और इनवॉलेंटरी है, तो ये पक्के से कौन से मसल रहेंगे सर? हार्ट के, मसल्स ऑफ द हार्ट। बाकी ऑप्शन पढ़ने की गरज ही नहीं है सर, क्योंकि मसल्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री का नाम स्मूथ मसल। मसल असिस्टिंग द लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए जो मसल होते हैं दैट इज अ स्केलेटल मसल। मसल्स ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स बोलते हैं आपकी जो पलक होती है बेटा, दैट इज ऑल्सो स्केलेटल मसल्स। तो ओनली द मसल्स ऑफ द हार्ट इज स्ट्राइटेड प्लस इनवॉलेंटरी नेचर। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। मैच द कॉलम लगाइए बच्चों, बहुत आसान है, ढूंढिए। सबसे पहले स्टर्नम बोन, मैंने सिखाया था स्टर्नम बोन जनरली फ्लैट बोन होता है, तो वो इधर आ गया बच्चों। A इज इक्वल टू 4, मैं ऑप्शन में देख रहा हूं तो A इज इक्वल टू 4, मुझे 2 मिल गए। अब मुझे B ढूंढना है। ग्लिनॉइड कैविटी मैंने अभी बोला था, पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला, तो ये यहां मैच हो गया 3 नंबर पे। तो देखो A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, यही मैच हो गया सर, क्योंकि इधर B इज इक्वल टू क्या था? 1। अब मुझे बाकी दो सिर्फ फॉर्मेट, C इज इक्वल टू 1, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दैट इज अ साइनोवियल, नो डाउट। एंड कार्टिलाजिनस जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रेस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो अपन ने अभी बनाया था वो वाला। क्योंकि आपके पास जॉइंट 3 प्रकार के, इमूवेबल जॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे स्कल की हड्डियां बिल्कुल नहीं हिलती, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिसमें आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी आ जाती है, हल्की फुल्की मूवमेंट, और एक होती है फ्रीली मूवेबल जिसमें बहुत सारे आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बहुत सारे आते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर बी आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन था बेटा। तो यहां पर हमने खत्म कर दिया बच्चों क्या? लोकोमोशन चैप्टर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पलर पे आने से पहले एक बार आप थोड़ी सी एनसीईआरटी रीडिंग करो। मैं एनसीईआरटी रीड करके आकर के मुझे सारे आंसर्स पता थे, आप भी करेंगे तो आपको भी फटाफट समझ में आएगा।
ठीक है। अगर आपको कोई भी मदद हमारे तरफ से लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते बेटा आपके कमेंट्स। आपको अच्छा लगा आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स भी हमको दे सकते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट से हमको बूस्ट मिलता है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप हमें भेजते जाइए, हम उसके वीडियोस बना के आपको भेजते जाएंगे बेटा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए लेकिन हम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेब सीरीज। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।